हेलो एवरीवन। तो अभी हम देख लेते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क क्या होता है? वर्क सिंपली होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और फोर्स मैं लिख सकता हूँ, वर्क को मैं लिख सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स और उसकी डायरेक्शन में लगने वाला डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को वर्क बोलते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ कॉस थीटा इंटू डी, या एफ इंटू डी कॉस थीटा, कुछ भी लिख सकता हूं मैं इसको। एफ या डी का कंपोनेंट एफ की डायरेक्शन में, या एफ का कंपोनेंट डी की डायरेक्शन में, उसका वेक्टर प्रोडक्ट कर देंगे, मेरे पास वर्क आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस है, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 and so on up to Fn are acting and they shift from R1 to R2, then work done is given by work done होगा F1 plus F2 plus F3 and so on up to Fn into dot product R2 minus R1। ठीक है, ये होगा। अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखना चाहूँ, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैं कैसे लिखूंगा वर्क को? फोर्स होगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो सिंपली वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई प्लस एफ जेड इंटू जेड। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में ये वर्क हो जाएगा। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक नोट डाल के लिख लो यहाँ पर, नोट वर्क डन depends upon the frame of reference। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं चेंज करता हूं तो वर्क भी चेंज हो जाएगा, लेकिन बट फोर्स डू नॉट चेंज। वर्क बदलता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने के साथ, पर फोर्स नहीं बदलता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे। क्वेश्चन है, थ्री कांस्टेंट फोर्सेस F1 equal to 2i cap minus 3j cap plus 2k cap, F2 is equal to I cap plus
जे कैप माइनस के कैप एंड F3 इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप in Newton displace a particle from 1 comma minus 1 comma 2 to minus 1 comma minus 1 comma 3 and finally to 2 comma 2 comma 0. Displacement is in meters. Find the work done by forces. Find the work done by forces. ठीक है, इसको कैसे करेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेट रिजल्टेंट फोर्स लिख लेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम नेट रिजल्टेंट फोर्स जो कि हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, इन तीनों का सम, ठीक है, ये आएगा 6i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इन न्यूटन्स, ठीक है। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल वेक्टर प्रोडक्ट R3 माइनस R1। फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, ये निकलेगा 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 2 प्लस 1 जे कैप और माइनस 2 के कैप, ठीक है। ये R2 था, ये लास्ट वाला है और ये फर्स्ट वाला है। इसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में हमने लिख लिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है, इन मीटर्स। अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन सिंपली हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स मेरे पास आ ही गया, 6i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप इन न्यूटन मीटर, यह आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। वर्क हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फोर्स नहीं करता फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड। तो यहाँ तक हो गया, तो आगे चलते हैं हम। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। वेरिएबल फोर्स कितना वर्क करेगा वो कैसे निकालते हैं? तो हमको पता है DW स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट DS होता है, ठीक है, स्मॉल वर्क डन। अब यहाँ से मान लो A से लेकर B तक हम जा रहे हैं, A से लेकर B पॉइंट तक, ठीक है, ऐसे कुछ जा रहे हैं। यहाँ से फोर्स मान लो इधर लग रहा है, ये थीटा है और ये स्मॉल कंपोनेंट है DS, ठीक है। तो हम A से B तक इंटीग्रेट करेंगे, A से B DW इज इक्वल टू A टू B F डॉट DS, ठीक है, F डॉट DS, ठीक है। तो A टू B ये हो जाएगा F DS cos थीटा, ठीक है। वेरिएबल, ये फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स है, F DS cos थीटा, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं, तब कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो DS होता है आपका DX I कैप प्लस DY J कैप प्लस DZ K कैप, ठीक है,
ठीक है। अब वर्क डन निकालूंगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बिटवीन ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। W हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस डब्ल्यू ए बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इंटू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स ए टू एक्स बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स वाई ए टू वाई बी एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन जेड ए टू जेड बी एफ जेड डी जेड। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक, इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है if force F equal to 6xi cap plus 2yj cap displaces a body from R1 equal to 3i cap plus 8j cap to R2 equal to 5i cap minus 4j cap. Find the work done by the force, ठीक है। F है, F हमारे को पता है x6x आई कैप प्लस 2y जे कैप, ठीक है, दिया हुआ है। इनिशियल पोजीशन कितनी है, इनिशियल पोजीशन है R1 इक्वल टू 3i कैप प्लस 8j कैप। फाइनल पोजीशन कितनी है, फाइनल पोजीशन इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू F डॉट डी एस, ठीक है। तो F तो पता ही है हमारे को 6x आई कैप प्लस 2y जे कैप, ठीक है, डॉट dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ठीक है। इसको जब मैं करूंगा सॉल्व तो ये आएगा इंटीग्रेशन 3 to 5 6x dx प्लस इंटीग्रेशन 8 to -4, ठीक है। ये देखिए x जा रहा है 3 से 5, y जा रहा है 8 से -4, ठीक है, 2y dy। ओके, तो ये बनेगा 3x स्क्वेयर बिटवीन 3 to 5 प्लस y स्क्वेयर बिटवीन 8 to -4, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ओवरऑल 0 आएगा ये, ठीक है। इसको करके देखना आपने, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ओवरऑल टर्म 0 आएगा। यहाँ पर कर ही देता हूं मैं इसको, देखो ये आएगा 3 into 5 स्क्वेयर माइनस 3 into 3 स्क्वेयर प्लस -4 स्क्वेयर माइनस 8 का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हो गया 75 माइनस 81 प्लस 16 माइनस 64, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके 0 आएगा लास्ट में अल्टीमेटली, ठीक है। आगे चलते हैं हम। वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। सबसे पहले लिखेंगे हम ग्रेविटी का वर्क डन। ग्रेविटी का वर्क डन कैसा होता है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक ले गया, ठीक है,
अगेंस्ट द ग्रेविटी, फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का mg इस पे नीचे, इस ऑब्जेक्ट पे mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, हमने इसको h हाइट तक ले गया यहां से ऊपर। तो फोर्स ग्रेविटी का वर्क डन कैसे लिखूंगा मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो F था -mg। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कहां गई, अपोजिट डायरेक्शन में h, तो वर्क डन हो गया -mgh। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट थी इस केस में। ठीक है, तो -mgh ग्रेविटी का वर्क डन था। ठीक है, दूसरी बात क्या है ग्रेविटी के वर्क डन में, वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगी, एंड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ और स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ना स्पीड पे और पाथ पे डिपेंड करेगी, सिर्फ डिपेंड किस पे करेगी, इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे। चलो ये हो गया है, इसके बाद हम स्टैटिक फ्रिक्शन पे आ जाते हैं। ये सिंपल ही है, समझ में आ गया होगा आपको। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या फ्रिक्शन है, हमारे को पता ही है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब दोनों दो सरफेसिस के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली होगी, उस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा, या फिर दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स दोनों बॉडी के बीच में लगता है, उसी को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, या किसी सरफेस पे बॉडी मूव करने वाली होगी, तो यहां पर ये मूव नहीं कर रही है, तो फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक, इफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक of 20 kg on a horizontal surface with coefficient of friction mu is equal to 0.2, calculate work done by the force। ठीक है, वर्क डन निकालना है, फोर्स कितना करेगा। ठीक है, अब 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट करने लगा बॉडी पे, इसका mg होगा कुछ नीचे से n लग रहा होगा, n इक्वल टू mg, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू mg, म्यू है 0.2, m है 20, g है 10, ये जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0, ओवरऑल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में अगला टॉपिक है, मान लो कोई m है, स्मॉल m किसी बड़ी बॉडी m पे प्लेस्ड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज माइक्रो, और ग्राउंड के बीच में 0 है। ठीक है, ये स्मूथ है,
ग्राउंड स्मूथ है, स्मूथ। अब देखो इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, ठीक है। मान लो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। अब फ्रिक्शन फोर्स का हम आपको निकालना है वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। टोटल वर्क डन निकालना है फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। तो फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पे लग रहा होगा, मान लो यही फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स सरफेस पे आगे लग रहा है, और एक और बॉडी है नीचे वाली, इस पे भी सरफेस पे पीछे लग रहा है। और मान लो इधर बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा दोनों के बीच में Fs। तो एक पे वही स्टैटिक फ्रिक्शन डी डिस्प्लेसमेंट तक वर्क करेगा, पॉजिटिव Fs डॉट डी, और दूसरे पे वही स्मॉल ब्लॉक पे, दूसरे पे बड़े ब्लॉक पे वही फोर्स Fs इंटू डी करेगा। तो ओवरऑल जो वर्क डन होगा फोर्स का वो होगा Fs इंटू डी माइनस Fs इंटू डी। तो ओवरऑल कट के ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन दो ब्लॉक सिस्टम के लिए 0 होता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का नहीं होता है, याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया है ये, आगे चलते हैं इसमें हम। अब हम लिखेंगे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे। इलस्ट्रेशन देखो, एक ब्लॉक मास m है, उसके ऊपर उसके नीचे ब्लॉक मास m है। मान लो इसको वेलोसिटी v नॉट दी गई यहां से, तो इसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ठीक है। तो ये कैसे मूव करेगा, ये हमारे को पता है। m जब इसके ऊपर स्लाइड करने वाला होगा, छोटा m इसके ऊपर स्लाइड करने वाला होगा, तो ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, साथ में यहां से भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी x1, ठीक है। और नीचे वाले ब्लॉक की ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगी x2, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेंगे इस पे, मास m और m, ये अभी फ्रिक्शन कैसा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। m पे वही फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा होगा, f सॉरी m पे, मैंने गलत कर दिया थोड़ा, m पे वही फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा F काइनेटिक, और बड़े ब्लॉक पे m पे वही फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा होगा F काइनेटिक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन m पे कितना फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, F काइनेटिक माइनस F काइनेटिक इंटू x1, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। F काइनेटिक x1 इसकी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ ओरिजिन मान लिया हमने, ओरिजिन से x1 डिस्प्लेस हुआ आगे, तो F1 F के लगना स्टार्ट होगा x1 डिस्टेंस के लिए, तो F के माइनस x1 इसका वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन m। सिमिलरली वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन कैपिटल M पे हो जाएगा एफ के इंटू x2, ठीक है। अब नेटवर्क डन में जब लिखूंगा, नेटवर्क डन ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एफ के x1 प्लस एफ के x2, ठीक है। तो वर्क डन में लिख सकता हूं माइनस एफ के इंटू x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 जो है, ये देखो
ये वाला डिस्टेंस हो गया x1 माइनस x2, ये वाला डिस्टेंस हो गया x1 माइनस x2। तो ये x1 माइनस x2 ही है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू m और प्लैंक। इसको प्लैंक मान लेते हैं, प्लैंक का डायमेंशन बड़ा होता है। प्लैंक के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, तो W में लिखूंगा माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। तो ये नेगेटिव आ रहा है। फर्स्ट केस में, स्टैटिक के केस में 0 आ रहा था वर्क डन टोटल, पर काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में ये आ रहा है वर्क डन, ओवरऑल वर्क डन, टोटल वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। तो यहां से मैं नोट लिख सकता हूं, नोट डाल के लिखो या आप भी नोट डाल के, नोट काइनेटिक फ्रिक्शन डज पॉजिटिव वर्क on one surface and more negative work on other surface। ठीक है, other surface, overall work done is negative। ठीक है, वहीं स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डज पॉजिटिव वर्क on one surface and equal negative work on other surface। So overall work is 0। ठीक है, ये असर्शन रीजन टाइप में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इनको देख लीजिए। अब अगला करते हैं हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। यहीं तक करेंगे हम आज, इसके आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, जब भी स्प्रिंग को खींचा जाता है, स्प्रिंग को हम फोर्स F लगा के खींचेंगे, कंप्रेस करेंगे या रिलैक्स पोजीशन। मान लो ये इसकी रिलैक्स्ड पोजीशन है, यहां से इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, या इसको कंप्रेस करेंगे, तो फिर फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो मैं इसको माइनस में लिखता हूं, F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो मैं वर्क डन कैसे लिखूंगा, इसका वर्क डन लिखूंगा मैं F डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। इसको आपको एज इट इज याद रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में हमारे को सॉल्व करने में हमारे को हेल्प करेगा। सिमिलरली फ्रिक्शन इसका स्प्रिंग फोर्स का वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। आइदर स्प्रिंग इज compressed और स्ट्रेच्ड। ठीक है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हमेशा ये वर्क नेगेटिव, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा नेगेटिव, क्योंकि जब हम
स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे फोर्स F से, F एक्सटर्नल से, तो स्प्रिंग इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे F से, तब फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी। तो हमेशा वर्क डन नेगेटिव होगा इसका, -12kx²। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच।